तो हेलो 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 एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने चैनल का नाम साइंस फैक्ट्स पे। देखो भैया, अब हमें जो है आज स्टार्ट करना है फाइनली। ये इतने देर से बोर्ड पे लिखा है कि मिट भी नहीं रहा है। खैर क्या किया जाए। देखो, आज हमें जो है फाइनली स्टार्ट करना है 11th क्लास केमिस्ट्री का और पहला चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। जैसे मैंने आपको बताया था सिलेबस इंट्रो वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज़ देखिएगा उसको, डू वॉच इट बिकॉज इट इज गोना हेल्प यू वेरी मच। हमें आज जो चीज़ें पढ़नी है वो है चैप्टर नंबर 1, जो 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं मोल कंसेप्ट। ये इस चैप्टर में हमें ये बस नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर का एक्चुअली जो नाम है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर का जो एक्चुअल नाम है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब जैसे इस चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है तो इसमें हमें लगभग 10 से 15 जो है छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री से संबंधित। केमिस्ट्री से संबंधित मैं क्यों कह रहा हूँ भैया, केमिस्ट्री से संबंधित से मेरा अर्थ है कि मतलब जिसमें अपन केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है केमिस्ट्री की। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को 9th-10th में पढ़ी हुई मिलेंगी, मेनली 9th में, क्योंकि 9th में हम जो चैप्टर्स पढ़ते हैं जिसमें हम मास परसेंट और वगैरह चीज़ें निकालते हैं, एटॉमिक मास वगैरह, एवरेज एटॉमिक मास चीज़ें ये सब निकालते हैं, आइसो का आइसो बार पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी कहीं ना कहीं। तो जो है मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। इनफैक्ट मैं चैनल पर भी एक शॉर्ट डालूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप 11th पीसीबी स्ट्रीम्स हैं तो आपको 9th और 10th से क्या चीज़ें रिवाइज करके आनी चाहिए जिससे आपको बेनिफिट होगा। हालांकि आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको कोई इतना वो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपके एक बेसिक्स बने रहेंगे तो 11th में आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि देखिए 11th का सिलेबस इतना वास्ट सिलेबस है कि अगर हम उसको पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि एक बार में ग्रास्प कर लें तो नहीं होगा आपको। हालांकि एक साल के अंदर आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगेगी आपको, बहुत मेहनत। अगर आपको थोड़ी सी कम मेहनत करनी है तो आप बेसिक्स अपने पहले से बना के आ सकते हो। जैसे मोल कंसेप्ट, एक्चुअली चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें अपन मोल कंसेप्ट करके चीज पढ़ते हैं, बट मेन इस चैप्टर का हार्ट ऑफ द चैप्टर यही है। तो हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं तो हम इस चैप्टर को शॉर्ट में मोल कंसेप्ट ही कहते हैं। मैंने आपको वो सिलेबस के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अलग अलग चैप्टर्स के लिए, इनको शॉर्ट में बताने को। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज इस चैप्टर को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके तो इसके लिए अपन ये यूज करते हैं। अच्छा, मोल कंसेप्ट जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसमें आपको मोल के बारे में पढ़ना है। क्या होता है मोल अपन आगे जानेंगे, लेकिन मोल बेसिकली क्या है, एक मेजरिंग प्रीफिक्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 9th की एनसीईआरटी से, पुरानी एनसीईआरटी में दिया है, फिर बाद में 9th की एनसीईआरटी से काट दिया था इस टॉपिक को, हमारे टाइम पे कटा था बट एनसीईआरटी में था। उसके बाद अब तो शायद एनसीईआरटी से भी हट गया ये टॉपिक। तो आप चाहें तो किसी पुरानी एनसीईआरटी और एक पुराने लेक्चर को लेके आप उस टॉपिक को एक बेसिक लेवल पे देख सकते हैं। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर की शुरुआत होती है एक चीज से कि क्या है केमिस्ट्री। तो देखिए ये तो हमें सबको पता है कि मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आप ऐसी ओरली सुन सकते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। अब केमिस्ट्री क्या है? साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। पुराने टर्म्स हम इसके लिए बहुत सारे यूज करते थे। हम पहले इसको एल्केमी भी कहते थे, ALCHEMY, जब हम औषधियों की बातें करते थे, जो वेस्टर्न एरियाज में जब हम बातें करते थे औषधियों की, तब हम जो है एल्केमी शब्द यूज करते थे। खैर ये तो बहुत आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात मैंने कह दी। हालांकि हम अपने डेफिनेशन बात है तो केमिस्ट्री क्या है? साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये जो है कंपोजिशन और इसका प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ये मतलब मैटर की इन सब चीजों से जो है डील करती है, ठीक है। ये है केमिस्ट्री। जब हम मैटर, अब देखो अब मैंने एक शब्द आपके सामने यूज कर दिया मैटर, तो देखो मैटर क्या है? तो मैटर सबको पता है, ठीक है। ये डेफिनेशन हम बहुत बचपन से शायद पढ़ रहे हैं, 6-7 से ही पढ़ते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। आपकी एनसीईआरटी में भी हालांकि यही चीज दी है, पर मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा। अगर आप चाहें, अगर आपको थोड़ा सा साइंस में डीपर इंटरेस्ट है, फिजिक्स में आपको स्पेशली डीपर इंटरेस्ट है, कॉस्मॉस में आपका एक इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैटर जो है, मैटर तो एक्चुअली हमको लगता है कि हर एक चीज हमारे आसपास की जो है मैटर से बनी हुई है, बट हमें जो है लगता है कि हर चीज हमारे आसपास की मैटर से बनी हुई है। लेकिन
देखो एंटी मैटर जो एक चीज और होती है, हमें मैटर पता है, ठीक है, हमें मैटर पता है, प्लीज वेट अ सेकेंड। अब हाँ सॉरी मैं क्या बोल रहा था, देखो देखो जो ऑब्जर्वेबल हमारा, देखो आपने कहीं ना कहीं ये चीज जरूर, ये शब्द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सुना होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब जहां तक अभी हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर पाए हैं, देख पाए हैं, वहां पे हमें ये पता है। और मैं ये एक अमेजिंग फैक्ट है आपके लिए कि आप जो बचपन से जिस चीज को इतना पढ़ रहे हैं जिसको मैटर कहते हैं, वो मैटर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का लगभग 4.9 मतलब लगभग 5% है। डार्क मैटर जो है, डार्क मैटर एक क्या कह सकते हैं, उसका एक ग्रेविटेशनल एक फोर्स इफेक्ट होता है, फोर्सफुल इफेक्ट होता है, एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है, बट वो ऑब्जर्वेबल, वो दिखता नहीं है, ठीक है, दिखता नहीं, वो टेंजिबल नहीं होता, लेकिन इसका एक इफेक्ट होता है, वो है 26.8%। और मजे की बात ये है कि ये दोनों भी अपना मिला के भी लगभग मैं आपसे कहूँ तो ये आपके लिए कितने हो जाएंगे, देखो 5% और 26.8 को मैं 27 बोलूँ, लगभग लगभग 30 से 32% ही है ये। बाकी का लगभग 65 to 70% जो है, या फिर कहूँ 65 to 68% जो है आपका, ये डार्क एनर्जी है, ठीक है, ये डार्क एनर्जी है। और कहते हैं कि इसी एनर्जी की वजह से ही हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, और एक काफ़ी तेज़ स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम है, लेकिन यूनिवर्स बहुत तेज़ स्पीड से, वेरी मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर नहीं किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यूनिवर्स फैल रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है एंटी मैटर। एंटी मैटर हालांकि बहुत छोटा होता है ना, बहुत कम उसका कंपोजिशन होता है, तो उस पर अपन ज्यादा नहीं आएंगे। तो बट आपको मैं बता दूं, ये तो जस्ट एक जनरल फैक्ट्स आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। स्पेस क्या होता है, स्पेस मतलब जगह, जगह एक्चुअली क्या होती है, स्पेस जो है, हम एक, मैं आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ, आपको फिजिक्स में भी काम आएगी। जब मैं इसकी बात करता हूँ, ये एक एक्सिस है जिसको मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस कह सकता हूँ, ये ओनली वन एक्सिस को मैं वन डायमेंशनल कहता हूँ, बेसिकली साइंस की भाषा में वन डायमेंशनल। तो इसको मैं कहता हूँ लीनियर, ठीक है, लीनियर, ठीक है, लीनियर, या फिर लाइन कहता हूँ उसको मैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही एक्सिस, अब या तो ये एक्स हो सकती है, या तो ये वाई हो सकती है, जेड, लेकिन होगी एक ही एक्सिस। यहाँ पे जब मैं बातें करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जब दो एक्सिस की बातें करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ टू डायमेंशनल, 2D, 2D, इसको मैं एरियल भी कहता हूँ, इसको मैं एरियल भी कहता हूँ, या मैं टू डायमेंशनल भी कहता हूँ, ठीक है, इसको मैं टू डायमेंशनल भी कहता हूँ, इसको मैं एरिया कहता हूँ, उसको मैं प्लेन कहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं प्लेन पे। आप काफी जगह फिजिक्स में भी ये 10th में पढ़े होंगे कि जिस इमेज को हम एक स्क्रीन पे एक जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, या फिर हम ये कहते हैं फोकल प्लेन, अगर मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर छोड़ो तो बहुत बिग बातें हो जाएंगी। अगर मैं फोकल प्लेन की बात करूँ, फोकल प्लेन क्या होता है भाई, फोकल प्लेन जो फोकस से जो प्लेन पास होता है, जैसे कि अगर ये मेरा मिरर रखा है और ये इसका फोकस है यहाँ पे कहीं, तो इस पे अगर मैं प्लेन रख दूँ, प्लेन माने प्लेन सरफेस जो कि दो एक्सिस का कंप्राइज करता है ना, दो एक्सिस इसमें, और ये प्लेन, ये इसको मैं इसका ये चीज इग्नोर कर रहा हूँ, थिकनेस इग्नोर करता हूँ, मैं सिर्फ इसको जब ऐसे देखूंगा तो दो एक्सिस मेरे पास पड़ रही है, ये वाई एक्सिस है सीधी वाली, ये एक्स एक्सिस है टेढ़ी वाली, है ना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बचपन में पढ़े होंगे। तो ये जो है, ये चीजें मिलके बनाती हैं प्लेन। प्लेन क्या होता है, प्लेन मींस प्लेन सरफेस कंप्राइजिंग ऑफ एनी टू एक्सिस। अब ये जरूरी नहीं एक्स वाई हो, ये वाई जेड भी हो सकती है, ये एक्स जेड भी हो सकती है, ये कोई भी एक्सिस हो सकती है, क्योंकि प्लेन को चाहे मैं ऐसे रखूं, चाहे मैं ऐसे रखूं, और चाहे मैं, देखो ये हुई एक्स वाई, ये हो गई वाई जेड, और हाँ चाहे मैं इसको ऐसे रखूं, ठीक है, ऐसे ऐसे या ऐसे तीनों में रहेगा वो प्लेन ही, ठीक है। एक चीज अब हम आते हैं इस पे, इस चीज को हम कहते हैं, जब मैं यहाँ पे तीन एक्सिस की बात कर देता हूँ, ये बेसिकली क्या है, जब हम 2D में इसको बनाते हैं, ये तो 2D स्पेस है ना भाई, इसमें 3D नहीं बना के दे सकता आपको, मैं आपको 3D बट समझा सकता हूँ। जब मैं बात करता हूँ, तो देखो ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, इसमें तीन एक्सिस हैं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऐसे देखते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है थिकनेस, इसकी थिकनेस ज्यादा है तो मैं कंसिडर करूंगा, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जो अंदर को ऐसे गई है, ऐसे जो ऐसे अंदर को गई है ये वाली, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अब समझ में आया। तो इस चीज को मैं कहता हूँ स्पेस। स्पेस क्या होता है, या फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम या स्पेस मतलब होता है विच कंप्राइजेस ऑफ 3 एक्सिस और 3 डिमेंशंस एंड इज कॉल्ड एज 3D। क्या आपको एक बात पता है, फोर्थ डिमेंशन भी होता है जो कि टाइम होता है। खैर ये तो अपन फिर मॉडर्न फिजिक्स में चले गए, ये तो मैं फिर मैं क्या कहते हैं, मैं
आपको स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टीन, इन सब की तरफ लिए जा रहा हूँ, इनको छोड़ो। अभी अपन ना अपनी औकात पे रहते हैं, बिल्कुल 3D पे आ जाते हैं नॉर्मल। तो 3 डिमेंशंस क्या होते हैं? 3 डिमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है, इसी को मैं स्पेस कहता हूँ। जैसे कमरा है, कमरे में मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, मैं सामने भी चल सकता हूँ और मैं अंदर बाहर भी जा सकता हूँ, तो मैं तीनों डायमेंशन, तीनों एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। तो 3 डिमेंशनल स्पेस। तो मैटर क्या चीज होती है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मास क्या होता है? मास होता है उसके अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई हैं, उसके अंदर जो भी चीजें मतलब एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये जो चीजें उसके अंदर पड़ी हुई हैं उनका टोटल माप, जिसको मैं कहता हूँ। मास को मैं वेट नहीं कह सकता, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास इज स्केलर, वेट इज वेक्टर। वेट इज वेक्टर क्यों? वेट एक फोर्स है भाई। मास का यूनिट आपको शायद नहीं पता होगा, मास का यूनिट केजी होता है, वेट का यूनिट केजी नहीं होता है, वेट का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस यस, समझो। वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर इसको मैं न्यूटन्स भी लिखता हूँ, न्यूटन्स में मेजर करता हूँ इसको, एन न्यूटन। तो ये वेट का यूनिट होता है, ये है वेट। तो जो आप वेइंग मशीन पे तौलते हैं उसका यूनिट ये नहीं होता, वो गलत बताता है अगर उसमें केजी लिख के आता है तो। आपका वेट ये होता है, ये। अगर आपको आपका मास निकालना है तो एक रफ मास आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का वेट है मान लो 98 न्यूटन, तो उसका मास को हम जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे तो जो है ये उसका मास है एक्चुअली, ये है उस बंदे का मास। तो ये है मास, ठीक है, ये है मास। वेट क्या है? एक फोर्स है। मास क्या है? एक माप है। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वेट इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है फंडामेंटल? डायरेक्ट सब फिजिक्स में पढ़ोगे, मेरा हर चीज थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, पे कौन से पूछो आगे। देखो अब समझो है, तो ये हो गई केमिस्ट्री की बातें। अब भाई केमिस्ट्री कहाँ आती है? केमिस्ट्री हमको सबको पता है भाई, काफ़ी हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज आती है। जैसे अब भाई आप हर एक चीज़ जो करते हैं वो सब तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तुम खाना खा रहे हो, डाइजेशन हो रहा है, केमिस्ट्री हो रही है। तुम्हारे पेट में एसिडिटी हो रही है, तब भी केमिस्ट्री हो रही है। तुम सांस भी ले रहे हो, वहाँ भी केमिस्ट्री हो रही है, क्योंकि तुम्हें अगर पता हो, ठीक है। तुम्हारे सेल्स के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो कितनी केमिस्ट्री चलती है। बायोलॉजी में मैं आपको एक क्रब साइकिल करके बताता हूँ। बायोलॉजी में हम लोग एक क्रब साइकिल पढ़ते हैं 11th में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करके चैप्टर है, उसमें क्रब साइकिल के प्रोडक्ट्स होते हैं, पता है? सिट्रेट, ठीक है, इस चीज को आप चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या यार? चलो खैर छोड़ो भाई, मेरे को भूल गया प्रोडक्ट्स, पता है, मतलब ये अपन केमिस्ट्री की चीजें लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स हैं जो आपके सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ हर जगह केमिस्ट्री चल रही है कुल मिला के। सॉरी मैं भूल गया एकदम से, मेरे को ना वो सक्सिनेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम में हमेशा कंफ्यूजन है, ठीक है। खैर वो बाद में कभी याद करके आएंगे तब बताएंगे आपको, हटाओ। देखो अब क्या है, अब एक चीज आपको बताएं भैया, एक चीज आपको बताएं। एक चीज होती है सिस्प्लेटिन, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, मैं अपने से नहीं ज्ञान फेल रहा हूँ, ठीक है। ये एक चीज होती है जिसका नाम है सिस्प्लेटिन। एक और चीज होती है जिसका नाम है टैक्सोल। ये दो चीजें अगर आपने कभी सुनी हो नहीं सुनी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो फिर भी बताऊंगा। सिस्प्लेटिन क्या होती है? सिस्प्लेटिन जो है एक बंदा था जिसका नाम था बार्नेट रोजनबर्ग, ये भी एनसीईआरटी में दिया भाई, मैं नहीं अपने से ज्ञान फेल रहा हूँ, ठीक है, पहले बता दूं। बार्नेट रोजनबर्ग लिख दूं, ले भाई, इसको इस बंदे ने डिस्कवर किया था। ये कंपटीशन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हालांकि जैसा नीट का पेपर आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा कि बदल कल को पेपर दो तो मुझे मारोगे, ऐसा नहीं। देखो बार्नेट रोजनबर्ग, ठीक है, बार्नेट रोजनबर्ग, इस बंदे ने चीजें डिस्कवर करी थी, सिस्प्लेटिन डिस्कवर की थी। ये कब यूज होती है? ये कैंसर में एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं कीमोथेरेपी। भगवान ना करे किसी को हो, बट जब अगर किसी को होता है तो एक चीज कर जाती है, इसको कहते हैं कीमोथेरेपी, जिसमें आमतौर पर बाल उड़ जाते हैं, अगर आपने सुना होगा तो। वो बाल काटे नहीं जाते, बाल उड़ जाते हैं कीमोथेरेपी की वजह से, ठीक है। तो जो होगा ना कैंसर वालों को मोस्टली बाल नहीं होते क्योंकि वो उड़ जाते हैं कीमोथेरेपी की वजह से। ये सिस्प्लेटिन एक दवा होती है, ठीक है। ये टैक्सोल, इसको भी अपन उसके लिए ही यूज करते हैं, कैंसर की थेरेपी के लिए। एक चीज होती है एजिडोथाइमिडीन, क्या होती है? दवाइयों के नाम बता रहा हूँ, डॉक्टर वाली फीलिंग अभी से दे रहा हूँ तुमको, है।
एक चीज होती है एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन ये काहे के लिए यूज करी जाती है? ये एड्स के लिए यूज की जाती है। एड्स क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। हालांकि इसके ट्रांसमिशन के और भी कारण हैं, इसमें सिर्फ आप जो है क्वाइटस से सेक्सुअल इंटरकोर्स को आप नहीं कंसीडर कर सकते। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलती है। इनफैक्ट जैसे कई बार हम लोग नाई की दुकान पे जाते हैं, काफ़ी सारी ये भी एक होती है HIV इसका वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एक और होता है आपका उसका नाम होता है हेपेटाइटिस बी, HBV कहते हैं उसका वायरस को, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस। वो भी बीमारी होती है, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में ही आती है, लेकिन उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये तो लड़कों के लिए मैं मोस्टली बता रहा हूँ, जब अपन नाई की दुकान पे जाते हैं तो उस तरह वो मुंह पे मारता है शेविंग करते टाइम। तो कई बार होता है वो एक के मुंह पे उस तरह चलाया, अगले में बिना उसको ब्लेड बदले और बिना उस तरह साफ किए दूसरे के मुंह पे चला दिया। उस तरह मतलब रेजर, अंग्रेजों के लिए बता दूं, रेजर। तो जब उसको वो मुंह पे लगाता है तो जो होता है उसका ब्लड आ गया थोड़ा सा। देखो कुछ भी हो, एक्चुअली क्या होता है, मैं आप अगर लड़कियां देख रही वो नहीं समझ पाएंगी शायद, लेकिन मैं बता दूं, जब हमारे मुंह पे रेजर चलता है कई जगह दाने वाने होते हैं, उसकी वजह से ब्लड निकल आता है जब वो कड़ी वाली स्किन एकदम से रिमूव होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड, अब एक जन का ब्लड लगा रेजर, अब मान लो भगवान ना करे उसे वो बीमारी निकली, तो अगले बंदे के मुंह पे जब वो रेजर चला तो उसके मुंह पे कहीं कट लगेगा, वो तो दोनों के ब्लड मिक्स होंगे, ब्लड में वायरस चला जाएगा। वायरस तो बहुत छोटा होता है भाई, उसको कोई बहुत बड़ी जगह थोड़ी ना चाहिए ट्रैवल करने को, वो चला जाएगा ब्लड में, ठीक है। तो एक ये होता है। एक क्या होता है, अब देखो CFC। अब CFC तो भैया तो आप शायद 10th में पढ़ के आए होगे ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको अपन कहते हैं CFC, ये क्या होता है, ये रेफ्रिजरेटर से भी एमिट होते हैं, ठीक है। और भी ये बेसिकली ना ये बहुत गंदी चीज होती है, ये ओजोन को डिप्लीट कराती है, ओजोन लेयर के लिए बहुत खराब होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन O3 की जो लेयर होती है, जो अपन ने 10th में आर एनवायरमेंट चैप्टर में शायद पढ़ा होगा, उसमें जो है अपन पढ़ते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो चैप्टर है, तो ये जो गैस होती है बड़ी खतरनाक होते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो, अरे फ्लोरो लिख दिया यार, फ्लोरो होता है FLU, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एक और पॉलीथीन है, लीडेड पेट्रोल, ये सब भी सब चीजें अपन जी केमिस्ट्री में ही अपन पढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर। पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीइथीन, जब आप ये 11th में पढ़ेंगे, जब आप हाइड्रोकार्बन में इथीन जो होता है मतलब एल्कीन्स, एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें आप एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन उसमें आप ये पढ़ेंगे कि जो इथीन होता है, कैसे लिखूं उसको मैं, मान लो कोई इथीन का नाम ले दो, जैसे ये है, ठीक है। अब इसके मेरे पास N मॉलिक्यूल है, तो जब इसका मैं पॉलीमराइजेशन कर दूंगा तो ये N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे। ऐसे इस रिएक्शन को लिखते हैं। यहाँ पे एक एजेंट भी होता है, मैं इस नाम बोलूँ शायद FeCl3 होता है, और टेम्परेचर होता है कुछ 800 केल्विन के आसपास। खैर हटाओ, अभी अपन वहाँ नहीं घुसते। हाइड्रोकार्बन चैप्टर आप पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का, और ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर, ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर 11th की। तो देखो ये जो है ये अपन वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये पॉलीथीन भी जो है ये भी केमिकल कंपाउंड है। ये है पॉलीइथीन, इथेन, इथीन, इथाइन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। अच्छा, लीडेड पेट्रोल क्या होता है? लीडेड पेट्रोल मतलब पेट्रोल जो आप उपयोग करते हैं, ठीक है। पेट्रोल भी, वो भी तो केमिकल कंपाउंड है आखिर। वो क्या होता है, पेट्रोल जो है आपका ऑक्टेन होता है, ठीक है। ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब कैसा, 8 जो 8 कार्बन का कंपाउंड है, 8 कार्बन का एल्कीन, ठीक है। C8H18, ठीक है, ऑक्टेन जिसको अपन कहते हैं, ये अपना होता है। ये भी पेट्रोल का फॉर्मूला होता है ऑक्टेन, और 2-3 चीज़ें और मिक्स होती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ऑक्टेन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी होती हैं, ठीक है। अब मैटर का मैंने आपको बता दिया, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, है ना। कुछ का वो भी होता है। अब देखो आपने मैटर के स्टेट पढ़े होंगे, तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने टाइप्स नहीं पढ़ा, मैंने बोला स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति, या कहते हैं सर्कमस्टेंसेस या कंडीशन ऑफ मैटर। मैटर कैसा दिख सकता है, कैसा कैसा फॉर्म में हो सकता है। तो मैं पढ़ता हूँ मेन, मैंने पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड और गैस। 9th क्लास की NCERT की किताब में एक पीला बॉक्स दिया था, मेरे हिसाब से लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है पीला बॉक्स। उस बॉक्स में 2 टाइप्स ऑफ मैटर और लिखे हैं, जिनका नाम है प्लाज्मा, प्लाज्मा और बोस आइंस,
अब आइंस्टीन की स्पेलिंग क्या होती है यार? EINSTIE नहीं, EIN होती है ना। आइंस्टीन, मेरी स्पेलिंग बड़ी खराब है यार अंग्रेजों के नाम की। देखो अंग्रेजों के नाम ही पसंद आते हैं तो रमेश सुरेश टाइप रखते, मजा आता नाम याद करने में हमें। ठीक है, देखो सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीसी। ठीक है, इसको अपन बीईसी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसलिए मैंने बीसी बोला। ठीक है, अच्छा सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीसी, ये दो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, आपकी औकात नहीं है इसको पढ़ने की, मैं सच बताऊँ 11th क्लास में, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत हाई लेवल नॉलेज चाहिए होगा चीज़ों का, तो वो आप अभी नहीं पढ़ सकते। आप सॉलिड लिक्विड गैस भैया पढ़ो। ठीक है, अच्छा अब समझो, अब समझो मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। मैटर का क्लास, अब ये 3 स्टेट होता है सबको पता है। इस पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसमें बहुत कम फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है, इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है, इनके पार्टिकल्स जो हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़ा थोड़ा दूर आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या आपने ये आइटम पढ़ा है? हाँ हमने पढ़ा है। इनका शेप जो है डेफिनिट होता है, ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, ये वॉल्यूम फिक्स होता है, ये रिजिड होते हैं, रिजिड माने जो ना टूटे, बहुत कड़ा सख्त है ना, सख्त लौंडा है ये। ठीक है, अब इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बहुत कम होता है, ये डिफ्यूजन इनमें नहीं ही होता, नेग्लिजिबल होता है, ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। अगर आप में दम हो तो आप जो है एकदम कड़े वाले लोहे को अपने हाथ से दबा के देख लीजिए, नहीं दबेगा मतलब कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। आ जाओ लिक्विड में, लिक्विड में थोड़ा सा मीडियोकर बातें हम करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स का इंटर पार्टिकुलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है। इसका लॉजिक बता दूं, रटना मत भैया। अगर एक आदमी रस्सी को जोर से खींचेगा तो 2 लोग पास में आ जाएंगे, एक आदमी रस्सी को धीमे से छोड़ देगा तो 2 लोग दूर चले जाएंगे, एक आदमी पूरा ही छोड़ देगा या फिर बहुत कम पकड़ा रहेगा तो 2 लोग और दूर चले जाएंगे। अगर आपने टग ऑफ वॉर जीवन में देखा हो तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस में काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि भैया पार्टिकल जितना दूर होंगे उतना फ्री होंगे, उतना मोशन करेंगे। एंड आपने 9th क्लास में पढ़ा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पॉसेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ज्यादा रैंडम मूवमेंट होगा तो हम ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आइस कन्वर्ट होती है पानी में। ठीक है, इनका जो है शेप इंडेफिनिट होता है या फिर फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम लेकिन फिक्स होता है, रिजिड ये नहीं होते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन इनमें बहुत धीमे धीमे होता है बट होता है। कंप्रेसिबल भी होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं, बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। अब आ जाओ गैस पे। गैस 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 नहीं गैस। ठीक है, गैस क्या होती है भैया? इनका जो शेप है इंडेफिनिट होता है, ये फ्लो करते हैं, इसीलिए सिर्फ लिक्विड और गैस ही हैं जो फ्लो करते हैं, जिसे हम कलेक्टिवली फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब लिक्विड बस नहीं होता, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस होती है। फ्लूइड शब्द का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जिसे हम हिंदी में तरल कहते हैं, तरल कहते हैं। आप 11th क्लास में एक चैप्टर भी पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फिर पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसमें आप ये दोनों आइटम पढ़ेंगे। आ जाओ फ्लो करते हैं। गैस का कोई शेप नहीं होता, गैस का इनफैक्ट कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेसिबल होती है। चाहे मैं उस गैस को एक सिरिंज में इतना भर दूं, चाहे मैं सिरिंज का पिस्टन दबाऊं, तो गैस थोड़ी नीचे भी चल जाएगी, मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे। कई बार तो ये भी होता है अगर मैंने ज़्यादा प्रेशर लगा के दबाया तो गैस लिक्विड भी बन जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर मॉलिक्यूल पास में आ गए तो मतलब लिक्विड बन गया, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया स्टेट्स ऑफ मैटर। अपना दूसरा भी टॉपिक खत्म। अच्छा देखो एक चीज और मैंने आपको शायद नहीं बताई, सॉलिड में सिर्फ उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है। इसको मैं लिखता हूँ, ये मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगती थी हमेशा से। इसमें वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ये 2 प्रकार के मोशन। सॉलिड के पार्टिकल अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट बस कर सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल ऐसे जा सकते हैं सीधा, वो ऐसा नहीं घूम सकता। आपने कभी पानी को हवा में उड़ते नहीं देखा होगा। गैस के पार्टिकल में वाइब्रेशनल भी होता है, ट्रांसलेशनल भी होता है, प्लस
रोटेशनल मोशन जो था ना, फिजिक्स वाले में नहीं जा रहा हूँ, डरो मत, रोटेशनल मोशन भी होता है। ये तीनों टाइप से रोटेट कर सकता है भाई। गैस तो ऐसे भी ऐसे 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 है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा डेंसिटी, डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ये भी आपका एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, डेंसिटी को अपन सिर्फ रो से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। डेंसिटी 3 प्रकार की होती है जो कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन फिजिक्स में, 12th की फिजिक्स में आप ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जहाँ आप 4 डेंसिटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा डेंसिटी 3 प्रकार की होती है, लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी में अपन मास को जो है लेंथ से डिवाइड करते हैं, एरियल डेंसिटी में अपन मास को जो है एरिया से डिवाइड करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी जो कि हम आमतौर पर बचपन में पढ़ते हैं उसमें अपन मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, इसी को हम डेंसिटी के नाम से जानते हैं। बट सिर्फ यही डेंसिटी नहीं होती है। समझ में आया? बिल्कुल आया। चलो अब आ जाओ। डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है सबसे कम होता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने एक ही कमरे में अगर 50,000 लोगों को भर दूंगा तो बहुत चिपक के रहेंगे। एक ही कमरे में मैं 10,000 को भरूंगा तो थोड़ा दूर दूर रहेंगे कंपेरेटिवली, और एक ही कमरे में अगर मैं मान लो 10 लोगों को भरूंगा तो बहुत दूर दूर रहेंगे। करेक्ट है, बस परफेक्ट। एक टॉपिक अपना स्टेट्स ऑफ मैटर और कंप्लीट हो गया है ना। पहले तो 11th केमिस्ट्री में एक चैप्टर ही हुआ करता था एक जमाने में, स्टेट्स ऑफ मैटर उसको कहते हैं। नहीं मैं उस जमाने का नहीं हूँ, मैं जब ये बोलूँ ना कि एक जमाने में होता तो ये समझ जाना मुझे कहीं से पता चला है भाई, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, चिंता नहीं करो। नहीं तुम देख के बोलोगे कि भाई वजन अजन देख के तो लगता है तुम कम से कम 5-6 बार तो फेल हो चुके होगे 11वीं। तो वैसे नौबत तो शायद आ जाती, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ, भगवान की दया से पास हो गया था। अब भैया कुछ एक आइटम होता है जिसे मैं कहता हूँ सब्लिमेशन, आई मीन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके लिए आप चाहें तो ऐसा डायग्राम मेरे साथ बना सकते हैं। मैं एक तरफ लिखूंगा सॉलिड, एक तरफ मैं लिखूंगा लिक्विड, और एक तरफ मैं लिखूंगा गैस। आइए मार्कर चेंज करते हैं। सॉलिड से मैं लिक्विड में जा सकता हूँ, लिक्विड से मैं सॉलिड में आ सकता हूँ। क्या पता है? बिल्कुल। लिक्विड से मैं गैस में जा सकता हूँ, गैस से मैं लिक्विड में आ सकता हूँ। क्या आपको ये बात पता है? हाँ बिल्कुल पता है। सॉलिड से मैं गैस में आ सकता हूँ, गैस से मैं सॉलिड में जा सकता हूँ। क्या आपको ये बात भी पता है? हाँ दादा हमें सब पता है, हम बहुत होशियार हैं। सॉलिड से जब मैं लिक्विड में जाता हूँ तो इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ मेल्टिंग। इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ मेल्टिंग। उदाहरणार्थ अगर हम लें तो आइस से वाटर इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड से जब मैं गैस में जाता हूँ तो उस प्रोसेस को मैं कहता हूँ वेपराइजेशन। गैस से अब आओ उल्टा, गैस से जब मैं लिक्विड में जाता हूँ, उदाहरण के लिए वाटर से वाटर वेपर, गैस से जब मैं लिक्विड में जाता हूँ उस प्रोसेस को मैं कहता हूँ कंडेंसेशन। ठीक है, उदाहरण के लिए वाटर वेपर जब थाली में जमा हो जाते हैं, जब आप कुछ चीज ढक के रखते हैं, तो लिक्विड से जब मैं सॉलिड में चला जाता हूँ उस प्रोसेस को मैं कहता हूँ फ्रीजिंग। सॉलिड से जब मैं डायरेक्ट, अच्छा लिक्विड से सॉलिड का एग्जांपल है वाटर से आइस, लिक्विड वाटर से सॉलिड आइस। सॉलिड से जब मैं गैस में जाता हूँ उसे कहते हैं सब्लिमेशन। गैस से जब मैं सॉलिड में जाता हूँ उसे कहते हैं डिपोजिशन या एब्लीमेशन। क्या आप इस बात को समझे? हाँ हम समझे। क्यों समझे? क्योंकि हमने समझाई सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन या एब्लीमेशन। डिपोजिशन का एग्जांपल जैसे कि अगर मैं एक फायर एक्सटिंग्विशर को
पाइप खोल के, नोजल खोल के एक तौलिया में उसका पाइप दबाऊंगा तो वो बिना लिक्विड स्टेट में आए बर्फ बन जाएगी। उस बर्फ को मैं कहता हूँ ड्राई आइस, क्योंकि वो बिना लिक्विड स्टेट में गए सीधा गैस से सॉलिड आई होती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? जी दादा। सॉलिड से गैस का एग्जांपल कैम्फर, कपूर। कपूर क्या है? कैम्फर। कैम्फर को जब मैं हवा में रख देता हूँ उड़ जाता है। क्या आपको ये बात पता है? जी दादा। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब अपन आते हैं जिंदगी की अगली बातों में। ठीक है, अब अपन आते हैं जिंदगी की अगली बातों में। अब हम आते हैं साइंस के अगले चैप्टर में, 9th की साइंस के अगले चैप्टर में। जैसे मैं कहता हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहले मैं पढ़ूंगा मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मैटर का होता है दादा क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन है? क्या क्लासिफिकेशन है? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मैटर। क्या लिखेंगे? भाई का क्या हो गया? मैटर। भाई का मैटर हो गया। भाई का दो प्रकार का मैटर हुआ था। एक हुआ था प्योर मैटर जिसमें से भाई लड़ रहा था, एक था प्योर मैटर हो गया था भाई का, और एक हो गया था जिसमें बहुत सारे लोग लड़ रहे थे। ठीक है, ठीक है। ये थे दो प्रकार के मैटर जो भाई के हो गए थे। अब प्योर मैटर जब भाई का हुआ था तो दो लोगों से हुआ था। एक हुआ था एलिमेंट से, एलिमेंट भाई साहब से। एक हुआ था कंपाउंड भाई साहब से। एक हुआ था जब बहुत सारे लोगों के साथ लड़ गए तो भाई का फिर से दो प्रकार के लोगों से मैटर हो गया। एक हुआ था ये भाई के फिर से दो मैटर हो गए थे, दो लोगों के साथ मैटर हो गए थे। ठीक है, उदाहरण के लिए अब आते हैं अपनी औकात की डेफिनेशन पे। मैटर हमने सीख लिया क्या होता है। मैटर दो प्रकार का हो सकता है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। ये दो प्रकार का मैटर हो सकता है। प्योर सब्सटेंस मतलब ये भी एक प्रकार का होमोजीनस ही होता है, लेकिन बेसिकली प्योर सब्सटेंस का अपनी दुनिया ही अलग है। इसमें सिर्फ एक प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो अगर मैं आपके हाथ में मान लो आयरन का एक रॉड दे दूं जो सिर्फ आयरन से बना हो, उस रॉड का आप कोई भी एरिया काट के हाथ में रख लोगे मेरे, तो आपके पास आयरन ही आएगा। उसका टेस्ट करोगे तो आयरन ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं तो इस चीज को मैं कहता हूं एलिमेंट। उदाहरण के लिए आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। सिर्फ मेटल्स नहीं होते, नॉन मेटल्स भी होते हैं भाई। लिख लो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन लिख लो एटसेट्रा। हाँ, मेटलॉइड्स के पीछे ना भागना, वो भी होता है भाई, सब होता है। ठीक है, मरो मत। ठीक है, समझो। अब मैं आता हूँ कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड कुछ नहीं होता है। कंपाउंड क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या? जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया वाटर यानी H2O। मैं अगर आपको प्योर वाटर देता हूँ बिना अल्टरेशन, बिना गंदगी के, है ना, अगर मैं प्योर वाटर आपके हाथ में देता हूँ तो हर एक चम्मच में H2O ही निकलेगा। हर एक चम्मच के पानी में हर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे। टेस्ट करके देख लेना, मेरे पे भरोसा नहीं है तो। समझ में आया कि नहीं? अब आ जाओ। अब जैसे मान लो मैंने बोला आपसे एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल कंपाउंड में ले लेते हैं, S8। कंपाउंड समझो एलिमेंट का फिजिकल एग्जिस्टिंग फॉर्म होता है एटम। जैसे आयरन एलिमेंट, मैं ये नहीं बोलूँगा एलिमेंट उड़ता हुआ जा रहा है, बोलूँगा एटम उड़ता हुआ जा रहा है। मैं एलिमेंट उड़ता जा रहा नहीं बोल सकता। एलिमेंट हाथ में नहीं पकड़ सकते, तुम एटम को हाथ में पकड़ सकते हो। तो एलिमेंट के एटम होते हैं। एलिमेंट के क्या होते हैं? एलिमेंट के एटम होते हैं। उन एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का
कोई मॉलिक्यूल का होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस, कंपाउंड का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल, यानी एलिमेंट से मिलके बनते हैं कंपाउंड। ना एलिमेंट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ना कंपाउंड का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता। फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है एटम का और एटम से मिलके बने मॉलिक्यूल का। तो एलिमेंट का कह सकते हैं, एलिमेंट का क्या होता है, एटम होता है, जिससे मिलके जो कंपाउंड बनता है उसका क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ये समझो, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इनका होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ होमोजीनस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पे। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पे अब भैया होते तो ये भी एक, अच्छा इसमें अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। O2 लिख लो, इसमें आप N3 लिख लो, H2 लिख लो, और आप और कुछ लिखोगे नहीं? चलो, अब आ जाओ मिक्सचर पे। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होते हैं केमिकली सेपरेबल। मिक्सचर होते हैं विच आर सेपरेबल। इनके कंपोजिशन वेरी कर सकते हैं। कंपाउंड अगर H2O का है तो H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होना कंपलसरी है। लेकिन अगर टैप वाटर है तो मैं सतना के नल का पानी लूंगा और वहीं पे मैं दिल्ली के नल का पानी लूंगा, दोनों में अंतर होगा। हो सकता है दिल्ली के नल का पानी में थोड़ी और गंदगी हो, सतना के नल के पानी में खारापन ज़्यादा हो। दिल्ली के पानी में जो है हार्मफुल सॉल्ट ज़्यादा हो, सतना के पानी में नॉर्मल सॉल्ट ज़्यादा हो। लेकिन सतना के पानी के अगर मैं बाहर से उसको देखूंगा, एक मैंने आपने शायद पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वहाँ मैं नहीं जाऊंगा अभी। मैं आपको एक जनरली ऐसे ही बता रहा हूँ एक फैक्ट कि जो टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट वहीं पे होता है जहाँ पे कंपोजिशन में कोई ऐसा चेंज आता है जहाँ पे बहुत अलग अलग कंपोजिशन या फिर बड़े पार्टिकल्स हैं। होमोजीनस कभी टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर सकता, या फिर कर सकता है अगर पार्टिकल्स बड़े हैं। बट मोस्टली होमोजीनस मिक्सचर, जैसे कि पानी हो गया जो हम पीते हैं, वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, वो प्योर वाटर नहीं होता। दैट इज नॉट प्योर H2O, दैट इज नॉट डिस्टिल्ड, दैट इज जस्ट कंटेनिंग सम मिनरल्स। ठीक है, तो उसको मैं कहता हूँ होमोजीनस मिक्सचर। क्या अंतर है कंपाउंड और होमोजीनस में? कंपाउंड में ये है, तो हर जगह अगर मैं सतना में डिस्टिल्ड वाटर ऑब्टेन कर लिया तो सतना के डिस्टिल्ड वाटर में भी वही होगा। अगर मैं दिल्ली के मैं ऑब्टेन कर लिया डिस्टिल्ड वाटर तो दिल्ली के डिस्टिल्ड वाटर में भी H2O होगा डिस्टिल्ड वाटर में। अगर मैंने चांद में किसी तरह से डिस्टिल्ड वाटर ऑब्टेन कर लिया तो वहां के भी डिस्टिल्ड वाटर में H2O होगा। परंतु परंतु हर जगह का जो पानी जो हम पिएंगे वो अलग अलग होगा। देखिए, चंबल का पानी भारी होता है, सतना का पानी खारा है, दिल्ली के पानी में गंदगी आ गई है क्योंकि यमुना जी में दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन इज अल्टरेटेड हार्मफुल पार्टिकल्स विच कंटेन सम सॉल्ट, सम इम्प्योरिटीज, सम इनफैक्ट सम माइक्रो, सम बायोटिक लाइफ, सम रिमेनेंट्स ऑफ डेड एनिमल्स, मैनी थिंग्स इट कंटेन्स। तो वो चीज़ें जो है अपनी होमोजीनस में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं गंदगी कंसीडर करूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ वहाँ पे छान के पानी पीऊँगा तो वो होमोजीनस मिक्सचर होगा। लेकिन दो अलग अलग जगह का छना हुआ पानी भी अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी हो सकते हैं जो कि सतना के पानी में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो सतना के पानी में जो किसी तरह से अगर मैंने मान लो आयरन मिला दिया, आयरन मिनरल फॉर्म में, तो वो भैया मेरे पास हो सकता है आयरन मेरे पास 3% हो। लेकिन वहीं पे मैं बोलूँ कि मेरे पास महाराष्ट्र के पानी में आयरन जो है 5% है, तो है तो दोनों पानी और दोनों होमोजीनस है, लेकिन उनके अंदर जो है कंपोजिशन अलग अलग है। तो इसको मैं कहता हूँ होमोजीनस। उदाहरण के लिए मैं लिख दूँ टैप वाटर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप दूध ले सकते हैं होमोजीनस में, दूध भी अलग अलग, गाय के दूध में कोई प्रोटीन ज़्यादा होगा, भैंस के दूध में कोई प्रोटीन कम होगा, या गाय के प्रोटीन में दूध में कुछ प्रोटीन कम होगा, भैंस के दूध में कुछ प्रोटीन ज़्यादा होगा, वहीं बकरी के दूध में कुछ प्रोटीन और फैट ज़्यादा होंगे हैं, ऊँट के दूध में शक्कर बहुत ज़्यादा होगी। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। अच्छा, अब आ जाओ हेट्रोजीनस में। हेट्रोजीनस में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये बड़ा गंदा मिक्सचर लगता है मेरे को। जैसे अगर मैं एक पानी में रेत भी डाल दूँ, एक पानी में मैं पत्थर कंकड़ डाल दूँ, थोड़ा सा पता चला चिड़िया की बीट में उसमें मिला दूँ, घिनापन में आ रहा हूँ पता है मुझे, बट क्या करूँ, तुम्हें सिखाने के लिए सब करना पड़ता है बाबू। तो देखो, तो इसको कहूँगा हेट्रोजीनियस, क्योंकि इसमें अगर मैं थोड़ा सा पानी 1 चम्मच लूँगा तो हो सकता है उसमें रेत बस निकले, 1 चम्मच और लूँगा हो सकता है उसमें कंकड़ पत्थर निकले और रेत साथ में निकल जाए, 1 चम्मच लूँगा तो हो सकता है उसमें चिड़िया की बीट थोड़ी सी निकल जाए।
है ना। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं मेरे पास। ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्या आपको ये बात चमक गई? हेट्रोजीनियस के एग्जांपल अपन ले सकते हैं कंक्रीट। अब कंक्रीट में हर जगह जरूरी नहीं ना कि सेम अमाउंट ऑफ कंपोजिशन हो। कंक्रीट में जो जो चीज़ें डलती हैं, अगर मैं एक मग्घा कंक्रीट का लूँगा तो हो सकता है उसमें कुछ और निकले, टार अलग निकले, सीमेंट थोड़ा सा ज़्यादा निकले, अगर होता होगा, मुझे नहीं पता कंक्रीट कैसे बनता है, ठीक है। और दूसरे मग्गे में अगर एक मग्घा और मैंने निकाल लिया तो हो सकता है उसमें कुछ और निकले, है ना। मुझे एक एग्जाम्पल मेरे जो साइंस की मैडम थी उन्होंने बताया था, पोहा खाओ, हो सकता है एक चम्मच मूंगफली निकले, हो सकता है एक चम्मच बादाम निकल जाए, हो सकता है एक चम्मच पोहा निकले, बस एक चम्मच मीठी नीम बस निकले, या एक चम्मच में सब एक साथ निकला है, तो उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। उसका कंपोजिशन कोई डिफाइंड नहीं होता। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने इस पर एम्फेसिस इसलिए दिया क्योंकि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड केमिस्ट्री है, ठीक है। पहला चैप्टर बड़ा आसान है, आराम आराम से चलाओ तो भी बढ़िया है। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा समय लगेगा बट अच्छे समझ में आएगा। 11th-12th के चैप्टर्स कम है लेकिन बड़े बड़े हैं, ठीक है। कुछ छोटे चैप्टर्स भी हैं, ऐसे रेडॉक्स वगैरह बहुत छोटे चैप्टर हैं हमारे, पट होंगे, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स वगैरह बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, आगे पढ़ेंगे। आ जाइए अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, बिल्कुल होता है। अब भैया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्यों बोला? स्मॉलेस्ट यूनिट तो फिर उससे छोटा भी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे भी छोटा हमने क्वार्क हमने फाइंड कर लिया है भाई। मैं बोला जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे सेल से भी कम चीज़ें मैंने फाइंड करी है ना। मैंने तो जो बायोलॉजी में हम सेल पढ़ते हैं उससे भी छोटी छोटी चीज़ें मैंने फाइंड करी हैं। जैसे एक सेल है, सेल के अंदर तो अब तो मैं न्यूक्लियस भी छोड़ो, अब तो मैं न्यूक्लियोलस तक भी पहुंच गया हूँ ना, है ना। न्यूक्लियोलस क्या होता है? बहुत सारी चीज़। अब मैं उसके अंदर जो डीएनए पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पड़ा है, उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स है, मैं तो उसके अंदर के नाइट्रोजन तक भी पहुंच चुका हूँ ना। उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो नाइट्रोजन है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर जो क्वार्क है, मैं तो इनके अंदर भी पहुंच चुका हूँ। तो मैं इसी को क्यों बोलता हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि ओनली दिस इज कैपेबल ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ये आप 11th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, एक लाइन है, नथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। वैसे ही एटम के इलेक्ट्रॉन में ऐसे नहीं बोल सकते ना वो हवा में इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं बिजली तो फ्री इलेक्ट्रॉन से ही कंडक्ट होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन, अबे इलेक्ट्रॉन चलता तो अपने धातु के ऊपर ही है ना, आयरन के ऊपर चलेगा कि ऐसे हवा में बिजली कंडक्ट करवा देगा तू? ऐसा नहीं होगा ना कि ऐसे मैं हवा में तार छोड़ दी बिजली जम गई। उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज, बहुत लो प्रेशर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी एटम के ऊपर ही बिजली चलेगी, ऐसा नहीं चलेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना देखो न्यूट्रॉन जा रहा है, वो देखो प्रोटॉन, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ हाँ एटम जा रहा है। एटम अकेले उड़ भी सकता है, जैसे ऑक्सीजन का एटम उड़ता ही है ना आसपास, हवा के एटम, नाइट्रोजन के एटम उड़ते ही है ना आसपास, कार्बन के एटम, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एटम उड़ते ही है ना आसपास, तो उड़ते तो है ना, एटम उड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं उड़ रहा अलग से। चलिए आ जाइए, एटम के उदाहरण देखिए। एटम का मैंने डेफिनेशन बता दी, लिखूंगा नहीं, समझ गए होंगे आप। एटम के उदाहरण लिख लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बन, हीलियम, सिलिकॉन। पूरे लिखवा दूं क्या? पीरियोडिक टेबल उठा के छपा दूं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। फिर लिखो सोडियम, मैग्नीशियम लिखो, एल्यूमिनियम लिखो, सिलिकॉन लिखो, फॉस्फोरस लिखो, सल्फर लिखो, क्लोरीन लिखो, आर्गन लिखो, पोटेशियम लिखो, कैल्शियम लिखो, स्कैंडियम लिखो, टाइटेनियम लिखो, वेनेडियम लिखो, क्रोमियम लिखो, मैंगनीज लिखो, आयरन लिखो, कोबाल्ट लिखो, निकेल लिखो, कॉपर लिखो, जिंक लिखो, गैलियम लिखो, जर्मेनियम लिखो, है ना, आर्सेनिक लिखो, सेरिलियम लिखो, है ना। जितने तुम्हारी औकात तो लिख सको, ब्रोमीन लिख लो, क्रिप्टॉन लिख लो। तो एटम 118 है, ये ऐसे करके मैं 118 लिख सकता हूँ, अलग अलग टाइप के 118 एलिमेंट्स हैं जिनका फिजिकल फॉर्म है एटम्स, ठीक है। तो ये लिख लो, ये पूरे लिख लो बोर्ड में। मैं तो बोलो मेरे को तो देखो, मेरे को तो 50 तक 60 तक याद है, मैं लिखवा सकता हूँ पूरे, है ना। जैसे अभी मैंने क्रिप्टॉन तक लिखवा दिया, क्रिप्टॉन होता है 36 एटॉमिक नंबर तक लिखवा दिया। अभी तो सिर्फ 36 लिखा है, 118 होते हैं टोटल, सोच लो कितने लिखवा सकता हूँ मैं। और
तो ऐसे लिखवा दूँ, मेरे को 60 के आसपास तक याद है। मुझे जो आखिरी वाला याद है वो है शायद, मुझे जहाँ याद होगा, मुझे सीजियम तक याद होगा, 55 एटॉमिक नंबर तक, वहाँ तक मुझे याद है। बोलो तो सारे लिखवा डालूँ, है ना? छोड़ो, हटाओ हटाओ, चलो 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 चलो। लिखो एटम का एग्जांपल अपन ने जो है ज़िंदगी में लिख लिया। अब आ जाओ मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक से ज़्यादा एटम हो सकता है, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम होता है। उदाहरणार्थ H2O, O2, N2, F2, Cl2, Mg, ये भी मॉलिक्यूल में आता है, ठीक है? ये भी मॉलिक्यूल में आता है। मॉलिक्यूल के दो प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। मॉलिक्यूल के दो प्रकार के क्लासिफिकेशन फिर से हो सकते हैं। कैसा कैसा? मॉलिक्यूल के फिर से दो प्रकार के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। पहला होगा बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एटम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स। टाइप्स ऑफ एटम्स के फिर से दो क्लासिफिकेशन होते हैं। होमो एटॉमिक, नाम से शायद समझ में आ रहा होगा। हेट्रो एटॉमिक, इसको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस से कंफ्यूज मत करना, वो अलग जिंदगी हो गई है। नंबर ऑफ एटम के हिसाब से मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और बोलूँ और लिख दूँ, लो टेट्रा एटॉमिक, और इससे ज़्यादा अपन यूजुअली नाम ऐसे नहीं लिखते, अपन लिख देते सीधा पॉली एटॉमिक। हालांकि अपन तो मोनो एटॉमिक के आगे ही या ट्राई एटॉमिक के आगे सीधा पॉली एटॉमिक लिख देते, मैं तो फिर भी 4 तक लिख दिया, ठीक है? ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन छोटा सा, समझे? समझे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? होमो एटॉमिक जिसमें एक ही प्रकार के एटम हो, जैसे H2, N2, F2, Cl2। हेट्रो एटॉमिक जिसमें एक से ज़्यादा, इसमें ऐसे भी आ जाएगा, हेट्रो एटॉमिक जिसमें एक से ज़्यादा, जैसे H2O, HCl, FeCl3 हैं। और बता दो, एक कॉम्प्लेक्स लिखवाता हूँ, आपको काम आएगा जब आप 12th में जाएंगे। K4FeCN6। अभी लिखता हूँ यार, समझ में नहीं आएगा ऐसा। ये आपको हालांकि 11th में जब आप स्कूल में सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल करेंगे, आपको वहाँ भी काम आएगा। खैर अभी तो देखो, अभी तो 11वीं शुरू तो करो। हेट्रो एटॉमिक एग्जाम्पल है K4FeCN6। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है? छोड़ो हटाओ, ये तो मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, ठीक है? हटाओ। चलो, और क्या मैंने नहीं बताया आपको? मोनो एटॉमिक। अब देखो नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे, नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे ये सारे भी इसी में आते हैं, ये सारे इसी में। जैसे मोनो एटॉमिक का उदाहरण मैं आपको इनमें से किसी एक का दे दूँ। अब से मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल भी मोनो एटॉमिक होता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ Na, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है अपना में, भले ही एक ही एटम है, तो उसको एटम नहीं बोलूँगा, सोडियम एटम, सोडियम मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही एक उसमें है। अब जैसे मैं बोल दूँ, मान लो आपको AU यानी गोल्ड, या मैं आपको बोल दूँ Ag, तो ये यूजुअली मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करते, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है? ये फ्री स्टेट में, क्योंकि रिएक्टिव ही नहीं होते हैं इतने, तो इनको मॉलिक्यूल, इनको स्टेबिलिटी की जरूरत ही नहीं, वैसे ही स्टेबल है ना? अब मैं आपको जैसे मान लो बोल दूँ, मैं आपको बोल दूँ हीलियम बोल दूँ मैं, अब हीलियम वैसे ही स्टेबल, उसको काहे को दूसरा एटम चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? वो काहे को कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या फिर आयनिक बॉन्ड बनाएगा? क्यों बनाएगा? उसको चाहिए, जरूरत है, वैसे ही स्टेबल है। तो इसलिए ये होमो एटॉमिक है। ये क्या होगा? ये होगा मोनो एटॉमिक एंड होमो एटॉमिक। ये मोनो एटॉमिक भी है, ये होमो एटॉमिक भी, क्योंकि एक प्रकार का ही एटम है इसके अंदर और एक ही एटम है। डाई एटॉमिक का एग्जाम्पल है H2, ठीक है? और डाई एटॉमिक में होमो एटॉमिक का एग्जाम्पल है H2, डाई एटॉमिक में हेट्रो एटॉमिक का एग्जाम्पल है HCl, ठीक है? अब ट्राई एटॉमिक में होमो एटॉमिक का एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है, इसका एग्जाम्पल है ओजोन, O3। ट्राई एटॉमिक में, ट्राई एटॉमिक में होमो एटॉमिक का एग्जाम्पल है O3, और ट्राई एटॉमिक में हेट्रो एटॉमिक का एग्जाम्पल है H2O। समझ में आ रहा है? ट्राई, अब आ जाओ टेट्रा एटॉमिक में होमो एटॉमिक का एग्जाम्पल है, क्या लिखूं यार? होमो एटॉमिक का एग्जाम्पल ही नहीं ध्यान आ रहा मेरे को। ट्राई एटॉमिक में, टेट्रा एटॉमिक, मतलब 4 एटम हो और एक ही प्रकार के एटम हो। मुझे नहीं पता S4 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मैं भी उसका कैलकुलेशन नहीं करूंगा। अगर होता है तो S4 मान लो, है ना? सल्फर की शायद 4 वैलेंसी होती नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप मान लो यार, कोई ऐसा
मान लो कोई ऐसा एक्स है, ठीक है, एक्स एटम है जिसके 4 हैं, इसका कोई एक्स एटम है, इसके 4 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, तो ये टेट्रा एटॉमिक में होमो एटॉमिक, क्योंकि सारे एटम एक्स के ही हैं। अब आ जाओ टेट्रा एटॉमिक में हेटेरो एटॉमिक का एग्जांपल है FeCl3। आ जाओ पॉली एटॉमिक में होमो एटॉमिक का एग्जांपल है S8। क्यों, क्या लिखा मैंने, अच्छा हटाओ, हाँ, और पॉली एटॉमिक में होमो एटॉमिक का एग्जांपल है S8 मतलब 4 से ज्यादा एटम, या फिर कहते हैं 1 से ज्यादा एटम में सारे ही पॉली एटॉमिक में आते हैं वैसे तो, ठीक है। मोनो एटॉमिक के अलावा बाकी सारे पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, तो पॉली एटॉमिक के ही एग्जांपल है सारे। तो पॉली एटॉमिक में होमो एटॉमिक का एग्जांपल है S8 का आपने 10th में पढ़ा होगा शायद, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, खैर वो वहां मैं नहीं जाऊंगा, उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहा था मैं, हटाओ चलो। अब आ जाओ हेटेरो एटॉमिक में पॉली एटॉमिक की, तो हेटेरो एटॉमिक में पॉली एटॉमिक का एग्जांपल आता है आपका K4FeCN6, और आता है आपका FeCl3, ये भी हालांकि है पॉली एटॉमिक, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। K4FeCN6 हो गया, ये हो गया, फिर आप जरा H2SO4, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। तो मैंने आपको मॉलिक्यूल्स के भी क्लासिफिकेशन वगैरह, तो अपना एक और टॉपिक खत्म हो गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बेसिक चीजें। अब अपन आते हैं एक शब्द पे, इसको मैं क्या कहता हूँ, एटॉमिसिटी। क्या कहता हूँ मैं, एटॉमिसिटी। अच्छा, ये सब चीजें मैं क्यों बेसिक्स बनाऊंगी, इसका आपको मोल कंसेप्ट पढ़ने में आसानी हो, अब हम मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे ये चीजें। तो देखो एक शब्द आता है इसमें जिसको मैं कहता हूँ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, सिंपल है ना, वेरी सिंपल ना। इसके कैलकुलेशन अभी बेसिक करवाता हूँ, उसके बाद एडवांस करवाऊंगा। एटॉमिसिटी का एग्जांपल मैं बोल दूं, H2O में फाइंड एटॉमिसिटी ऑफ HO एंड H2O। तो इसमें तो सिंपल है, नंबर एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी का एक फॉर्मूला, चलो पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 है एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एटम नंबर कितना है, 1 है, तो 1 है ऑक्सीजन एटम। H2O मॉलिक्यूल कितना है मेरे पास, यानी H2O मतलब इस पूरे के नंबर ऑफ एटम बताओ, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल का बताओ, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 + 1 = 3 एटम्स, तो 3 एटम H2O मॉलिक्यूल में है, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो मैं इसी आगे लगा दूं 2 टाइम्स ऑफ H2O, यानी 2 H2O मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो इसका नंबर जस्ट डबल हो जाएगा, है ना, इसका नंबर जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एटॉमिसिटी का कोई जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं इस कैलकुलेशन से एटॉमिसिटी का कोई फॉर्मूला डिराइव कर, तो मैं कर सकता हूँ। उससे पहले चलिए एक एग्जांपल आपको और करवाते हैं, मैं ये वाला मार्कर ले लूँ, ये वाला बहुत यूज हो गया। हाँ, मैं मान लो आपको बोल दूँ FeCl3, अपना पुराना वाला एग्जांपल FeCl3, इसमें आप मुझे जो है आयरन का एटॉमिसिटी बता दो, आप मुझे क्लोरीन का एटॉमिसिटी बता दो, फिर मैं भी आपको एक एग्जांपल और दूंगा, पहले इतना बताओ, आयरन का बताओ, क्लोरीन का। सिंपल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ FeCl3 में आयरन कितना है, 1 एटम है, तो आयरन का एटॉमिसिटी है 1, क्लोरीन कितना है, 3 एटम है, क्लोरीन का एटॉमिसिटी है 3। अगर मैं बोलूँ मुझे 5 मॉलिक्यूल में बताओ, तो 5 मॉलिक्यूल में आयरन के कितने हो जाएंगे, सीधा 5 टाइम्स हो जाएंगे, यानी 5 एटम्स हो जाएंगे, और क्लोरीन के कितने हैं, 3 5 सा, सीधा ये भी 5 टाइम हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो आपने बेसिक चीजें पढ़ी होंगी पहले भी, है ना। अब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स चीज बता देता हूँ, मैं वही अपना K4FeCN6 में आता हूँ। K4FeCN6 का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6। मुझे बताओ इसका एटॉमिसिटी, तो ये भी सिंपल है अपने लिए, है ना। अब तो ये भी सिंपल है। अब इसमें मैं अगर आपको बोलूँ मुझे बताओ पोटेशियम का, मुझे बताओ आयरन का, मुझे बताओ कार्बन का, मुझे बताओ नाइट्रोजन का, इसमें 4 एटम्स हैं, 4 प्रकार के एटम है ना। ये एक टेट्रा एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना। टेट्रा एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सॉरी ये एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 4 प्रकार के एटम है, 4 एटम नहीं है। तो पोटेशियम का कितना है, 4 एटॉमिसिटी, आयरन का कितना है, 1 एटॉमिसिटी, और कार्बन नाइट्रोजन दोनों के कंपाउंड के आगे होल टाइम ऑफ 6 लगा है, यानी कार्बन भी 6 है, नाइट्रोजन भी 6 है, तो इसका एटॉमिसिटी है 6, इसका एटॉमिसिटी है 6। मैं अगर इस पूरे कंपाउंड का मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे बताओ अगर एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो सीधा सीधा इन सबका मैं 10 टाइम्स कर दूंगा, 10 टाइम्स कर दूंगा, 10 टाइम्स कर दूंगा।
अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 40, इसका आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 60, इसका आ जाएगा 60। ठीक है, समझे कि नहीं? ये तो बेसिक चीज अपने को समझ में आ गई। तो अब मैं क्या इतने एग्जांपल्स करने के बाद एटॉमिसिटी का कोई एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ? मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने पहले आपको बिना फॉर्मूला की चीजें बताई, अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला क्या मैं एटॉमिसिटी का ड्राइव कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। एटॉमिसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? एटॉमिसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला हो सकता है एटॉमिसिटी इक्वल टू number of atoms of a particular element in a molecule। ए मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, ए फॉर एप्पल मतलब ए कोई वेरिएबल नहीं है, आ मॉलिक्यूल मतलब वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम होंगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या हम अभी तक यही कर रहे थे? हम यही कर रहे थे। पहला एग्जांपल लेते हैं, H2O का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का, तो ये है पर्टिकुलर एलिमेंट, तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आ गया इन आ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने हैं? तो हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन के हैं 2 मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अभी एक ही मॉलिक्यूल है H2O का, क्योंकि इससे आगे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगा। ये क्या होता है चैप्टर के अंत में पता चल जाएगा आपको, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं? ये 2 into 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूं अगर आपको मुझे ऑक्सीजन का बता दो, तो ऑक्सीजन में फिर से फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे मिल गया ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन H2O के कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो इनटू 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब अगर अपन ने जैसे पहले कर दिया था 4H2O, मान लो कितने होंगे, मेरे को नहीं याद है मैंने एग्जैक्टली कितना किया था। अब मुझे बताओ एटॉमिसिटी, तो अभी भी वही सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। मुझे बताओ हाइड्रोजन की कितनी होगी, मुझे बताओ ऑक्सीजन की कितनी होगी। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, तो पर्टिकुलर एलिमेंट है हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 हैं, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मेरे पास 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं ना H2O के, तो इनटू मैं 4 कर दूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन क्या है? नंबर ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीजन है इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन? एक, इसको हटा दो, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 4 दिए हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आज एक लास्ट और कर लेते हैं, उसके बाद मैं शायद वीडियो को ही वाइंड अप करूंगा। चलो एक लास्ट कर लो, एक लास्ट कर लो। एटॉमिसिटी में मैं अपना बड़ा वाला एग्जांपल तो K4FeCN6। बार स्क्वायर ब्रैकेट को वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन पढ़ेंगे, मतलब 12th में जब जाओगे तो पढ़ोगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसको अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे कहते हैं, उसमें अपन ऐसे कहते हैं। खैर छोड़ो, ठीक है। अब आ जाओ इसका एटॉमिसिटी मेरे को बताओ, पोटेशियम का बताओ, मेरे को आयरन का बताओ, मेरे को कार्बन का बताओ, मेरे को नाइट्रोजन का बताओ। बता लोगे क्या? हाँ बता लेंगे, तो बता लेंगे, तो ऐसे लिख लो यार, जगह ही नहीं। मुझे पोटेशियम का बताओ, मुझे आयरन का बताओ, मुझे कार्बन का बताओ, मुझे नाइट्रोजन का बताओ। देखो सिंपल है, अब तो सिंपल, अब तो बनने लगा है ना। नंबर ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट सोडियम पोटेशियम इनटू इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने पोटेशियम दिए हैं? हमको 4 दिए। जो नीचे लगा होता है ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है, और जो बगल में लगा होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाते हैं। ठीक है, तो के 4 है एक मॉलिक्यूल में, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभी एक ही दिया तो एक, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा Fe आयरन, एक नंबर ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट माने आयरन इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन है? एक ही आयरन है। ये 6 जो है Cn के बाद लगा, आयरन में तो नहीं लगा, तो एक ही है, एक आयरन है, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक है, तो एक। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। कार्बन क्या? नंबर ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट माने कार्बन इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? एक ही मॉलिक्यूल है, यानी कार्बन के एक मॉलिक्यूल में कितने थे भैया? 6 हैं, इनटू नंबर ऑफ, देखो कितना C के बाहर 6 लगा ना, C6। अच्छा एक मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? कोई नहीं लगा तो 1 है, एक मॉलिक्यूल है, यानी इसका एटॉमिसिटी 6 आ गया। नाइट्रोजन के लिख लो भैया, नाइट्रोजन का भी सेम हाल है, नाइट्रोजन भी 6 into 1 हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 6 नाइट्रोजन है एक मॉलिक्यूल में, तो ठीक है। अब मैं अगर इसका लगा दूं सीधा, मान लो 15 मॉलिक्यूल ऑफ इसके कितने होंगे? तो भी अब एटॉमिसिटी ज्यादा कोई चेंज होगी नहीं, है ना। हटाओ चलो। हाँ देखो, पोटेशियम का निकालो, आयरन का निकालो। पोटेशियम का निकालो, आयरन का निकालो। देखो पोटेशियम का निकालो,
पोटेशियम आयरन कैसा, देखो भैया पोटेशियम क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन नंबर ऑफ एटम इन आ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में कितना पोटेशियम 4 इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 15, 15 कितना होता है 60, ठीक है। आयरन एक मॉलिक्यूल में कितना है, एक मॉलिक्यूल में एक आयरन का एटम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 15, 15 इंटू कितना होता है 15, ठीक है। कार्बन एक मॉलिक्यूल में कितना है, एक मॉलिक्यूल, इसको हटाओ, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है 6 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 15 से कितना होता है 90, 50 6 90। आ जाओ नाइट्रोजन का विषय मान लो, नाइट्रोजन कितना, एक मॉलिक्यूल में कितना, एक मॉलिक्यूल में कितना 6, एक मॉलिक्यूल में कितना 6 इंटू, अच्छा अब आपको लग रहा है कितना वो बार बार फालतू बातें इतनी ज्यादा क्यों बता रहा है भाई, इसलिए बता रहा हूँ कि जब इसे एडवांस लेवल पे जाएंगे नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल में कितने 6, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 15 से फिर से 90, तो ये आपकी आती है एटॉमिसिटी। ये फॉर्मूला होता है एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर एक है तो, अगर ज्यादा है तो एस। समझे समझ में आ गया। अब एक कोई अगला छोटा टॉपिक तो कर देते हैं, नहीं तो अपन वाइंड अप करते हैं। अच्छा चलो अपन आके सब एटॉमिक पार्टिकल ये अपन बाद में करेंगे, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, चाहे तो घर से पढ़ के आ सकते हैं इस बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कंटिन्यू उसको अपन अगले लेक्चर में करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन जिसको अपन P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन जिसको अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह N0 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक एटम में न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं ये। अच्छा अब आपको होमवर्क है, मैं जा रहा हूँ खत्म, इसको करते हैं। एक होमवर्क दे रहा हूँ, बताना इनका प्रोटॉन प्लस, ये क्वेश्चन लिख के जा रहा हूँ, ये होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, इसका क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताना। इसका आंसर आप क्या करना, इसका आंसर आप कमेंट करना, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट कर देना, इसका आंसर आप कमेंट कर देना। खैर हमें कभी ना कभी पढ़ा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली यानी एक साथ क्या बोलते हैं, इनके लिए कॉमन, जैसे गैस और लिक्विड का कॉमन नेम उनको एक साथ बोलते हैं फ्लूइड्स, वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, आपका होमवर्क है। आज क्लास के लिए बस इतना ही भैया। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर में, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में, हम कैटायन एंड एनायन के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज एटम्स में हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, हम मास नंबर को भी पढ़ेंगे। उसके बाद अगर समय बचा तो हम कुछ आइसोटर्म्स पढ़ेंगे। आइसोटर्म्स मतलब आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसोडायफर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये सब कुछ आइसोटर्म्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। जितना आइसोटर्म आपको 11वीं 12वीं मिला के पढ़ने में, सारे एक जगह एक साथ पढ़ा दूंगा आपको, जिससे आपको बार बार ना जाना पड़े। जरूरी नहीं कि सारे एनसीईआरटी में हो, ये अपन बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन, अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने गोल की तरफ हमेशा फोकस रहिए। नथिंग ग्रेटर देन योर ओन सेल्फ। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।